वेलकम एस्पिरेंट्स, स्टडी सीएससी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया विजन के तहत क्षमता निर्माण पहल के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और दूसरा टॉपिक है ASWC परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज मालपे और मुलकी का कोच्चि में अनावरण किया गया। भारत और फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए और साथ ही साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे हुए, जिसका भारत और फिलीपींस उत्सव मना रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया। आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो यानी 10 सितंबर के करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन था जल शक्ति अभियान कैच द रेन का क्या उद्देश्य है। वनीकरण, जल संरक्षण हेतु सामाजिक जागरूकता, ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी वनीकरण, जल संरक्षण और जल संरक्षण हेतु सामाजिक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के पड़ोसी देश नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुवैत। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया विजन के तहत क्षमता निर्माण पहल के तीसरे चरण की शुरुआत की है। अगर इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखें तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी इसके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुबंध और खरीद प्रबंधन, AI और ML के अनुप्रयोग, साथ ही साथ बड़ी डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं का प्रबंधन किया जाएगा। इसके तहत भारत में डिजिटल शासन को सुव्यवस्थित किया जाएगा और साथ ही साथ डेटा प्रबंधन के मुद्दों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ यह ध्यान देने योग्य है कि डेटा प्रबंधन के तहत टेलीग्राम के ऊपर प्राइवेसी के हनन का आरोप लगा है। अगर इसके संचालन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग इसका संचालन करेगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान के साथ प्रशिक्षण भागीदार है। ध्यान रहे डिजिटल आर्ट इंडिया कार्यक्रम का आरंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था, जिस अभियान के तहत नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने, यानी इंडिया के लोगों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जाए और साथ ही साथ उसे कैसे डिजिटली एम्पावर्ड किया जाए और भारतीय समाज को कैसे डिजिटली सशक्तिकृत किया जाए, इसके लिए 9 स्तंभ लाए गए, जो कि इस प्रकार हैं। ब्रॉडबैंड हाईवेज और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, अर्थात हर वर्ग और समाज के प्रत्येक समुदाय के बीच इसकी पहुंच। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार लाया जाएगा। ई क्रांति यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की जाएगी। ई क्रांति का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और नौकरियों के लिए IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स और सभी के लिए सूचना। साथ ही साथ अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम को ध्यान में रखा गया था। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जिसका तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मास मैसेजिंग के लिए IT प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ सभी यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई उपलब्ध कराना इनमें शामिल है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ASWC परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज मालपे और मुलकी का कोच्चि में अवतरण किया गया। अगर इस श्रेणी के जहाज के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच 30 अप्रैल 2019 को 8 ASW और SWC जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
अगर SWC जहाज़ों की श्रेणी की बात करें तो यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है जिसका उपयोग स्वेलो वाटर यानी छिछले पानी में किया जाता है, जिसे कोस्टल वाटर भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी किया जाता है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है भारत और फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। मनीला में भारत और फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी ज्वाइंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन की 5वीं बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा सचिव भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि दोनों देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य है भारत और आसियान देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल टाइज और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन को विकसित करना। अगर बात आसियान कंट्रीज की करें तो इनमें कुल 10 देश शामिल हैं, जिनमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस आदि महत्वपूर्ण हैं। ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की थी। चीन के विस्तारवादी नीति को संतुलित करने के लिए भारत आसियान देशों से लगातार स्ट्रेटेजिक संबंध बनाने में जुड़ा हुआ है। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार चर्चा में रहा है, जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत 9 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीपी शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान देने योग्य है कि 7 सितंबर 2024 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, मनाया गया। अगर बात स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की करें तो इसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है। श्रेणी 1 अर्थात वह शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को दिया जाता है। और श्रेणी 2 के तहत 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों को दिया जाता है। और साथ ही साथ श्रेणी 3 के तहत 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को दिया जाता है। श्रेणी 1 के तहत सूरत, जबलपुर, आगरा को पुरस्कृत किया गया। और साथ ही साथ श्रेणी 2 के तहत फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को पुरस्कृत किया गया है। श्रेणी 3 के तहत रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को पुरस्कृत किया गया। ध्यान देने योग्य है कि इनमें विजेता शहरों के नगर आयुक्त यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और साथ ही साथ सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। आज का महत्वपूर्ण वैश्विक खबर है, यूरोपियन यूनियन, यूके और अमेरिका ने एआई पर दुनिया की पहली बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किया है। इस संधि पर हस्ताक्षर के लिए 5 सितंबर को लिथुआनिया के विल्नियस में यूरोप के न्याय मंत्रियों की परिषद के सम्मेलन में रखा गया था। इसका प्रस्ताव रखा गया था। इस पर यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका के अलावे अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, इजराइल, नॉर्वे, मोल्दोवा गणराज्य और साथ ही साथ सैन मैरिनो के न्याय मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। यूरोप की परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और कानून के शासन पर अपने फ्रेमवर्क कन्वेंशन को पहली अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के रूप में वर्णित किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई प्रणालियों का उपयोग पूरी तरह से ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और कानून के शासन के अनुरूप हो। आज के करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर और ऑप्शन डी 7 सितंबर। क्वेश्चन दूसरा है, एआई सुरक्षा उपायों पर पहली वैश्विक बाध्यकारी संधि किन देश और संस्थाओं ने किया है? ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, यूके और इंडिया, ऑप्शन बी इजराइल, यूएसए और जॉर्जिया, ऑप्शन सी इंडिया और आसियान कंट्रीज, ऑप्शन डी यूएसए, यूरोपियन यूनियन,
और जापान। आज के वीडियो में इतना ही। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स पर आधारित अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें स्टडी और CSE के साथ। नमस्कार।